Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is agricultural development of Pakistan, and it is your fourth session, beta. We will discuss in this topic about the, agricultural development and its obstacles, also its advantages, its features, its importance. Is it the backbone of our economy or not? About overall the scenarios we will discuss in this topic, so it is very important for you, also in the point of view of your examination, so that's why just listen it carefully and do prepare yourself for the exams. Okay, now first of all, beta, I have to discuss about the definition of agriculture, that what is agriculture. ठीक है, so agriculture is, I can break it into two parts, which is agri and the another one is culture. ठीक है, the first one agri is the is derived from the one word which is agar and its mean field. ठीक है, फील्ड कहलाता है, एगर का मतलब होता है फील्ड, और एग्रीकल्चर का मतलब बेटा ये है कि कल्चर द फील्ड. ठीक है, so the science or practices of farming, including cultivation of the soil for the growth of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products. ठीक है, सो आपको वैसे भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का आप लोगों को भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सेंस होगा कि क्या होता है. ये कल्टीवेशन एक्चुअली होती है जो कि हम सॉइल के थ्रू करते हैं, एंड हम क्या ग्रो अप करते हैं, इसमें क्रॉप्स ग्रो अप करते हैं. ठीक है, फूड्स जो हमें अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, वो कहाँ से हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास एग्रीकल्चरल के थ्रू आते हैं. हम जब तक कल्टीवेशन नहीं करेंगे हमारे पास जो है वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड होंगी. ठीक है, अब जो है इसमें जो हमारे पास लेबर फोर्स होती है वो फार्मर्स होते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर की जो फील्ड होती है पूरी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो जो है वो ब्रिंगिंग अप हो रहे होते हैं, ग्रो अप हो रहे होते हैं. तो वो किसके थ्रू होते हैं, वो फार्मर्स, हमारे जो लेबर्स होते हैं वो उनको जो है लुक आफ्टर करते हैं, उसको कल्टिवेट करते हैं. उन्हें पता होता है कि विच इज़ द बेटर सॉइल फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप्स टू ब्रिंगिंग अप इट और नॉट. तो इस तरह से टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा पहले भी कमर्शियल ज्योग्राफी में, कि आपको पता है कि हर पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं ऑफ अबाउट टेम्परेचर, सॉइल, वेदर एक्सेट्रा, है ना. तो इस इन दिस वे फार्मर्स हैव वेल नॉलेज अबाउट द कल्टीवेशन प्रोसेस, अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. और एग्रीकल्चर जो हमारा होता है वो एक ऐसी कल्चरल फील्ड है जहाँ पर कल्टीवेशन होती है बेटा आपके डिफरेंट क्रॉप्स की, और वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है, एंड देन यू विल गेट द योर डिजायर्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स in shape in the market. Okay, so I can say it easily that agriculture is the cultural field जिसमें आपको जो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है वो कल्टीवेट होते हैं ताकि आप अपने जो है बेसिक जो नेसेसिटी है फॉर ऑफ फूड वो फुलफिल कर सकें. ठीक है, now the here is the another one topic which is agriculture sector is the backbone of Pakistan. ठीक है, क्योंकि हम जो है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की. ठीक है, अच्छा, किसी भी कंट्री के लिए बैकबोन जो होती है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर मोस्टली होती है, क्योंकि ये हमें रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है. ठीक है, अच्छा, क्योंकि आज की मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं तो आज की इकोनॉमी में फिर भी हम अगर देखें तो कंपैरेटिवली एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़्यादा जीडीपी जो है वो अर्न करके दे रहा है. उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चरल सेक्टर के. ठीक है, तो उसमें भी बेटा डिफरेंट जो है हमारे पास सिनारियोज हैं, इश्यूज हैं जो आते हैं. अदरवाइज पहले अगर हम बात करें थोड़े ईयर्स पहले की, तो उस वक्त जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वो प्रोमिनेंट सेक्टर था जो कि पाकिस्तानी जीडीपी जो है इकोनॉमी को जीडीपी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा था. ठीक है, लेकिन अब एग्रीकल्चरल सेक्टर के बजाय इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इस चीज़ को जो है वो फोकस कर लिया है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है,
अच्छा, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? क्यों ऐसा क्या हुआ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर पीछे हो गया थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर के? इसमें डिफरेंट जो है वो रीजन है, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अभी अपकमिंग स्लाइड में। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ऑल्सो अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, है ना? और इसमें आप देखो तो हमारी जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, तो इट विल बिकम अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज टू increase our productivity or cultivation or agricultural sector to meet our daily needs of the foods, है ना? तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बैकबोन ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी की है, बल्कि किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो उसकी बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो जाता है, अगर वो उस कंट्री में जो है हमारे पाकिस्तान की तरह तमाम जो नेचुरल थिंग्स हैं वो अवेलेबल हो, हमारा जो वेदर कंडीशन है वो डिज़ायरेबल है, हमारे पास सॉइल हमारे पास कुदरती सॉइल नेचुरल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कल्टिवेटेड है, और इसके अलावा जो है हमारे पास वेदर के अलावा जो है हमारे पास जो रेनफॉल होती है वो भी हमारे पास बहुत अच्छी जो है क्वांटिटी में होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास गर्मी का सीज़न होता है, समर सीज़न, वो भी बहुत फ्रूटफुल होता है फॉर सम क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग अप। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर यहाँ पर जो है हम अगर इसमें फोकस कर लें और अपनी टेक्नोलॉजी जो आजकल इस एरा में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अगर हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करें तो एग्रीकल्चरल बैकबोन बन जाएगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर पाकिस्तान का अगेन जो है वो बैकबोन बन जाएगी हमारे पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी खासी जीडीपी अर्न करके दे सकता है, ठीक है? As written here, that is an inevitable and integral part to ensure food issues and economic uprise of the country. About 68% of the population engage in farming directly or indirectly, सही है, through production, processing and distribution of major culture commodities. अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं कि 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इंगेज्ड है, ठीक है? वो डिफरेंट वर्क कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है? और 68%, अब आपको पता है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 68% जो पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है फॉर डिफरेंट मल्टीपर्पज टास्किंग, लेकिन बेटा यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉबैक ये है कि हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है? अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर लेते इन इस 68% पॉपुलेशन के साथ, तो हम जितना जीडीपी अभी अर्न कर रहे हैं उसका मल्टीपल हम जो है ट्विस्ट टाइम 3 टाइम मल्टीपल जो है हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा जस्ट ड्रॉबैक ही यही है कि अभी तक हमने टेक्नोलॉजी को ना ही सिर्फ के एक्सेप्ट किया है, बल्कि हमने इसके बारे में ना लोगों को, अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने फार्मर्स, उनको ना इसकी एजुकेशन दी है, ना उनको कोई ट्रेनिंग दी है, ठीक है? That's why we are unable to increase our GDP as our economy required. ठीक है? Nobody can deny the importance of agriculture in national economy as it contributes about 21 PC of our GDP. ठीक है? मतलब कि वो 21% जो है हमारी जीडीपी की फुलफिल कर रहा है अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी अगर यूज़ कर लें तो फिर हमारे जो जीडीपी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट कर सकती है, ठीक है? अच्छा, SAGP सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है, ये सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट वुड कंट्रीब्यूट टू मोर इंक्लूसिव growth by prioritizing support to small and medium sized producers who are trying to compete in horticulture, यानी horticulture में जो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं वो चली है, अनियंस है एंड डेट्स है एंड राइस मार्केट, ठीक है? तो ये जो हमारी सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि स्मॉल और मीडियम जो भी प्रोड्यूसर हैं, फार्मर्स हैं, वो जो है इन 3 प्रोडक्ट्स को, इसके अलावा राइस मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें, वो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट वुड रीच टू अप्रॉक्सीमेटली 1,12,000 फार्मर
covering over 66,000 acres. Shajro described that the activities of the project capacity building of the farmers through training and exposures, visits, and supply of agricultural equipment on a subsidy to the farmer. SAGP is providing equipment up to 70% subsidy to the farmers BR. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो हमारा सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये कर ये रहा है, ये हमारे पास ये कर रहा है बेटा कि ये जो है हमें जो है प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को, डिफरेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको ट्रेनिंग्स दे रहा है, जिससे मैंने अभी आपसे बात की थी टेक्नोलॉजी की। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जो हमारी है, ट्रेनिंग्स जो हमारी हैं, वो जो मैंने कहा था कि हमारे फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए, तो वो जो हमारा SAGP है हमारे पास, ये इदारा जो है हमारे फार्मर्स को जो है ना सिर्फ के ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि डिफरेंट इक्विपमेंट जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो फार्मर्स को यूज़ करने चाहिए ताकि इंक्रीज हो प्रोडक्टिविटी में, ग्रोथ में, कल्टीवेशन में, तो वो तक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये भी मेंशन है कि 70% सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट इक्विपमेंट टू द यूजेज ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, जो भी फार्मर्स की रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, तो वो तमाम इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करता है 70% सब्सिडी के साथ। ठीक है ना। Sindh is the second largest province of Pakistan on the basis of its contribution to the agricultural production of country. It produces wheat, cotton, rice, sugarcane, fruits, and vegetables. Along with those, chilies, onions, dates, and rice are the key crops of Sindh. And for the development of these crops, Sindh Agricultural Growth Project is working with the assistance of World Bank in 15 districts of Sindh. It is mentioned by Hidayatullah Shajro, Project Director, SAGP। ठीक है, ये जो हमारे हिदायतुल्लाह साहब हैं, इन्होंने बताया है, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सिंध एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट के, कि उनका जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ वो इंगेज्ड हैं, वो असिस्ट कर रहे हैं उन्हें, और उनकी हेल्प के साथ जो है वो सिंध के जो एरिया है, डिफरेंट एरियाज जो यहाँ पर मेंशन है आपके पास, तो इन एरियाज में जो है वो जो है हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि आपके एग्रीकल्चरल जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। स्पेशली डेट्स, ऑनियंस, राइस, चिलीज, इन सब में वो ज़्यादा जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड है कि ये ज़्यादा डेवलप्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप हो। इसके अलावा भी डिफरेंट जो क्योंकि सिंध जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, हर चीज तरह की चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं, और इसका रीज़न भी ये भी है सिंध का वेदर, उसकी सॉइल, जो उसका टेम्परेचर है, और उसका वाटर सप्लाई इरिगेशन सिस्टम है वो बेटर है कंपैरेटिवली अदर प्रोविंस के। दैट्स वाई जो है यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी का वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंध जो है, सिंध का प्रोविंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो in this way I can say that it is the backbone of Pakistan agricultural sector actually, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीडीपी जो है हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लाइक सर्विस सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, बट जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वो प्रोमिनेंट सेक्टर्स है कि अगर इसमें हम जो है अगर टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लें, और ट्रेनिंग्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के थ्रू अगर हम फार्मर्स को जो है इतना वेल ट्रेन कर लें कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करें, तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन जाएगा पाकिस्तान की। ठीक है ना। देयर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, जो कि मेन रीजंस हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बैकवर्डनेस के, और इनमें सबसे पहले जो है बेटा हमारे पास वो नंबर 1 है लिमिटेड कल्टिवेबल एरियाज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लिमिटेड कल्टीवेबल एरियाज़ की, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो रूरल्स एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल सेक्टर वहाँ पर जो है वो सेटअप है पूरा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें होती हैं, एरियाज़ हैं, कल्टीवेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है फार्मर्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पर जो है कल्टीवेशंस हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन बस मसला ये है कि यहाँ पर लिमिटेड कल्टीवेबल एरियाज़,
ठीक है। हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, और जिस तरह से जितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन जो है अपनी इंक्रीज़ करनी चाहिए, हम उतनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि कल्टिवेटेड एरियाज़ जो हैं, और इसका रीज़न क्या है, मेनली इसका रीज़न ही यही है कि यहाँ पर जो है हमारे पास एरिया इतने ज़्यादा एक्सट्रीमनेस पे और इतनी ज़्यादा जो है वो हाई एकड़ पे जो है वो अवेलेबल नहीं है कि हम जो है उस वहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन अपनी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हमारे पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो सेकंड वन है लो पर हेक्टर यील्ड, सही है। अब यहाँ पर क्या है लो पर हेक्टर यील्ड में बेटा कि हमारे पास 1 हेक्टर है ना, जैसे हमारे पास एरियाज़ जो होते हैं वो हेक्टर पे जो है वो स्केल आउट होते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो चाहे ये कह लें हम कि वो इनएफिशिएंसी दिखा रहे हैं अपनी, या हो सकता है कि रॉ मटेरियल या फिर जो है वो सीड्स या सॉइल या फिर किसी वाटर सप्लाई की जो है शॉर्टेज हो, तो वो क्या करते हैं कि वो पर हेक्टर यील्ड में जितनी यील्डिंग होनी चाहिए, जितना प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो उतने पर हेक्टर में जो है वो उतना जो है वो कल्टीवेट नहीं करते, वो उतना ज़्यादा सो नहीं करते सीड्स को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर आउटपुट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। थर्ड वन इज ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि वी आर यूज टू यूज ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग और कल्टीवेशंस, वी आर not accept to right now the technologies, new technologies or for production purpose. So that's why we it is also a drawback for of any agricultural sectors to be grew up. तो बेटा यहाँ पर जो है हमें चाहिए कि हम जो वो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, और वो हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, उनमें सब्सिडी दें, उनको फार्मर्स तक अवेलेबल करें, उनको उसकी एजुकेशन दें, उसकी ट्रेनिंग दें, ताकि वो जो है उससे एजुकेट होकर जो है वो उस पर्टिकुलर मशीनरी को यूज़ करते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन जो हमारे पास यहाँ पर ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज में बेटा ये है कि हमारे पास पानी की जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाईज, दैट्स व्हाई इरिगेशन फैसिलिटी इज आल्सो नॉट इन द रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक हमारे पास ड्रॉबैक बन जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर का फॉर द प्रमोशंस और फॉर द ग्रो अप, और इसके अलावा इनएडिकेट एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपसे बात की कि हमारे पास जो है एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे फार्मर्स में अवेयरनेस नहीं है एग्रीकल्चर, बस एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो भी है जैसा ट्रेडिशनली होता चला आ रहा है ओल्ड मेथड्स वही हम अप्लाई करते हैं, उसी वे पे चलते हैं, कोई रिसर्च नहीं है। यहाँ पर लैकिंग ऑफ एजुकेशन मैं कहूँगी वो है। तो और इसके अलावा हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज भी इतने नहीं है, हमारे फार्मर्स इतने ज़्यादा पुअर्स होते हैं कि वो जस्ट इन सब चीज़ों में रिसर्च वगैरह में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इनएडिकेट एग्रीकल्चरल रिसर्च बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के, और जिससे भी बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल कैलामिटीज। अब इसमें क्या होता है बेटा कि आप अभी आपने देखा होगा आजकल एक जो है ग्रास होपर्स टाइप जो टिड्डी दिल जो होते हैं वो आए हुए हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि आपकी पूरी फसल लग गई है, आपका पूरा जो है वो आपका पूरा सेटअप हुआ हुआ है, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए रेडी है। अब आप जो आपके जो फसल है वो तैयार हुई हुई है, लेकिन जो है क्या हुआ अचानक से उन जो भी इंसेक्ट्स थे उनका जो है वो अटैक हो गया, और उससे क्या हुआ बहुत सारी जो आपकी जो प्रोडक्शन थी वो वेस्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपके पास अगर फ्लड आ जाए तो आपके पूरे के पूरे जो कल्टीवेटेड एरियाज होते हैं, जो खेत होते हैं वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके साथ साथ उसकी सारी प्रोडक्शन जो होती है प्रोडक्टिविटी वो भी वेस्ट हो जाती है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट नेचुरल कैलामिटीज इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ ड्रॉबैक वर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। नाउ द सेकेंड वन
लास्ट नहीं, नेक्स्ट वन इज वेरियस प्लांट्स डिजीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, स्प्रेस डिजीज स्प्रेस जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड किलर्स स्प्रेस जो होते हैं, वो यूज़ करने का बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में आप ये स्प्रेस वगैरह नहीं करवाएंगे, इंसेक्टिसाइड किलर्स वगैरह नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा बेटा कि प्लांट डिजीज जो है वो इन्हांस्ड होंगे, वो क्रिएट होंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब वो डिजीज लगते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डिस्करेज होती है, और एग्रीकल्चरल जो लेवल होता है आपका वो बैकवर्डनेस में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कंजम्पशन ओरिएंटेड, आप ऐसी चीज़ कल्टीवेट कर रहे हो एग्रीकल्चर में, ऐसी चीज़ें जो है एग्रीकल्चरल में सेक्टर में जो है आप कल्टीवेट कर रहे हो जिसकी कंजम्पशन ही नहीं है। ऐसी चीज़ें कल्टीवेट करना चाहिए जो जिनका कंजम्पशन हो, जिनकी डिमांड हो और लोग उसको प्रिफर करें, उसकी डिमांड करें। सही है, तो आपको चाहिए कि आप उन तमाम चीज़ों को कल्टीवेट करो। ऐसी चीज़ें कल्टीवेट ना करो जिसकी कोई डिमांड ही ना हो, उसका कोई कंजम्पशन ओरिएंटेशन ही ना हो। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ आपकी ग्रो अप होकर भी जस्ट आपके जो आपने जहाँ पर जितने स्पेस में उसको ग्रो अप किया होगा वो जगह भी वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा था आप कुछ और वहाँ पर जो है वो कल्टीवेट कर लेते हैं ना। इसके अलावा जो आपका टाइम भी जाता है और वो जो एक्चुअली आपने प्रोडक्ट कल्टीवेट किया है, ग्रो अप किया है, वो भी वेस्ट होता है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है बेटा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है पाकिस्तान में। यहाँ होता ये है कि बेचारे हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो अगर एग्रीकल्चरल जो है सेक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं और वो प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज भी करते हैं, तो होता ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो ठेकेदार होते हैं और ज़मींदार होते हैं, वो जो है अपनी पॉलिटिक्स की नज़र कर देते हैं इन तमाम लोगों की जो भी एफर्ट्स होती हैं उनको, और फिर इस तरह से फार्मर्स क्या होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जितनी भी मेहनत कर लें उनको उस हिसाब से जो है रेम्यूनरेशन बोल दें या रिवॉर्ड्स बोल दें वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है, हाईली इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास लैक ऑफ क्रेडिट आता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान का कि हमारे यहाँ जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करना बहुत मस्ट है। हमारे फार्मर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा पुअर क्लास है, उनको जो है रिक्वायर्ड होती है क्रेडिट की। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल किसी बिजनेस की भी, तो हर हर पर्सन को जो है क्रेडिट की, लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, तो इसी तरह से फार्मर्स को भी होती है क्रेडिट की रिक्वायरमेंट। लेकिन होता क्या है यहाँ पर होता ये है बेटा कि लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट नहीं दिया जाता, या फिर जब फार्मर्स क्रेडिट लेने जाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते, तो वो उससे भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हेसिटेट होते हैं कि वो किसी बैंक जाएं और वहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट रीजंस होते हैं समटाइम, और हमारे यहाँ जो है जितना महंगा हो गया है लोन लेना, कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा वो चार्ज कर रहे होते हैं, तो इस इन ये तमाम रीज़न होते हैं, और भी मल्टीपल रीज़न है जिनकी वजह से फार्मर्स डिस्करेज हो जाते हैं और वो जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए अपने लिए लोन नहीं ले पाते, और जिसकी वजह से वो एक्सपेंड ही नहीं कर पाते अपने एरिया को, और इन दिस वे एग्रीकल्चर बिकम्स इन द डाउन बैकवर्डनेस। ओके, नेक्स्ट वन इन इनस्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइजेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, मार्केट प्राइजेस में बहुत इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अभी कुछ है प्रोडक्ट की प्राइस, कभी कुछ हो गई, सीजनल वाइज जो है चेंज होती है। जैसे आपको पता होगा, आइडिया होगा कि जैसे टोमेटोज होते हैं हमारे यहाँ, वो सीजन वाइज, या फिर अनियंस की मैं बात कर लूँ तो सीजन वाइज जो है वो उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है, क्योंकि ये पेरिशेबल है, टोमेटो की मैं बात करूँ तो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है, अब वो अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कर देते हैं उसकी, तो उससे क्या होता है बेटा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के बजाय कम से कम कंज्यूम करने लगते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो क्योंकि पेरिशेबल चीज़ है और वो एक ह्यूज क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस हो गई है, फिर आप उसको अब अगर मार्केट में रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, कौन डायरेक्टली कौन जो है वो हर्ट हो रहा है, इससे फार्मर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें भी होती हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को बैकवर्डनेस की तरफ लेके जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, जैसे मैंने क्रेडिट की बात की, इसी तरह से मैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस की भी बात करूंगी कि हमारे यहाँ जैसे जो है वो एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग बैंक्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है।
ठीक है। हम अगर देखें तो प्रॉपरली कोई एग्रीकल्चरल बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। जो हमारे इलिटरेट फार्मर्स हैं वो वहाँ तक जाते हुए, उनसे अप्रोच करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो खौफज़दा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होते हैं, और उनको ये भी होता है कि कोई उनको उनके साथ जो है कोई मिस लीड ना कर ले, और कोई मिसगाइड ना कर दे उनको about financing in the agricultural sector. So that's why it will also become a reason of backwardness in agricultural sector. ठीक है. Now there are some steps need to increase productivity in agricultural sectors. ठीक है. अब जो है हम स्टेप्स की बात करेंगे कि वो स्टेप कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. नंबर 1 है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ठीक है. अगर हम जो है अपने फार्मर्स को इजीली लोन प्रोवाइड कर दें, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें, तो वो भी अपने जो कल्टीवेशन है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी. ठीक है. इसके अलावा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कंट्रोल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्या है, वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ जो है अगर मैं बात करूँ तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वाटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, तो रेनफॉल हुई बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी हमारे पास ना डैम्स, अगर मैं इन दोनों जो हमारी हेडिंग्स हैं इनको मैं एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर लॉगिंग, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ जो है क्योंकि बारिश का या रेनफॉल का एक सीज़न होता है, वो सीज़नल वाइज़ होती है. ठीक है. जिस वक़्त हो रही है अबंडेंट क्वांटिटी में हो रही है, उतनी क्वांटिटी की हमारे कल्टीवेटेड एरियाज़ को ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी हर्ट होती है. ठीक है. वो भी डाउनफॉल में चली जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. अच्छा, अगर जो है यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें डैम्स की, और जो है उससे क्या होगा बेटा, हम जो है अपने वाटर सप्लाई को, रेनफॉल के जो वाटर होता है उसको जो है रिटेन कर सकते हैं अपने पास, और जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी वाटर सप्लाई की, तो हम उस डैम में से यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना. लेकिन हम ऐसा हो नहीं रहा हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ बैकवर्डनेस में जा रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर. अदरवाइज अगर हम ये स्टेप भी लेते हैं कि हम डैम्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, और जो भी वाटर सप्लाई होती है थ्रू रेनफॉल, उसको अगर हम लॉक कर दें और उसको हम रिटेन कर लें अपने पास, और जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द रिक्वायरमेंट जो है हम अगर वाटर सप्लाई जो है वो अवेलेबल करें, तो ये भी जो है एक अहम रीज़न है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का. ठीक है. नाउ मैकेनाइजेशन. ठीक है. मैकेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो बेटा मैंने पहले भी आपसे बात की है इस बारे में कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो आपकी कंट्री में जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर खुद ब खुद बहुत ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज होगा, और जिससे आपकी जीडीपी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है इस सेक्टर के थ्रू. ठीक है. फिर आप कह सकते हो कि रियली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. तो मैकेनाइजेशन की मैंने पहले भी आपसे बात की है कि आप जब तक जो है अपने फार्मर्स को, जो आज के न्यू एरा में जो डिफरेंट मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल जो भी हमारे पास टूल्स हैं, और जो है मशीनरीज हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कर दो, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दो, ताकि वो ईजिली जो है एट अ टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके. ये जो हमारी 68% जो पॉपुलेशन है जो इंगेज है फार्मर के फील्ड में, तो वो जितना भी प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो उसके साथ-साथ जो है मैकेनाइजेशन को भी अडॉप्ट कर लेती है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर सकती है अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च. एज़ आई टोल्ड यू दैट for every establishment of every business we have first work of research. ठीक है. तो हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी काम स्टार्ट करें, तो हमें सबसे पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए. तो इसी तरह से हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी रिसर्च का पार्ट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए. जब भी हम कोई चीज़ कहीं प्रोड्यूस करने चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए उसकी क्या डिमांड है, वो जिस जगह पर कल्टीवेट हो रही है वहाँ पर क्या हर चीज़ की सप्लाई ईजिली अवेलेबल है कि नहीं, वाटर सप्लाई अवेलेबल है, टेम्परेचर जितना चाहिए उतना अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है. इसके अलावा जो है रेनफॉल कितनी होती है, डिफरेंट चीज़ें सिनेरियोज होती हैं जिनको रिसर्च करना पड़ता है. इसके अलावा भी
कॉस्ट को देखना पड़ता है कि भाई आप इस एरिया में अगर ये चीज़ कल्टीवेट करते हो तो आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर अदर एरिया में करोगे तो क्या कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा आएगी। तो ये तमाम चीज़ें रिसर्च का पार्ट होती हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में कॉस्ट को भी कम करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नाउ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी सेटअप होनी चाहिए हमारे जो भी कंट्री है उसमें, ताकि जो है हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। टैक्स कंसेशन की बात अगर मैं करूँ तो बेटा जितना हैवी टैक्स लिवाइड होता है हमारे फार्मर्स पर फॉर द कल्टीवेशन और प्रोडक्शन लेवल, तो उसको उस पर कंसेशन देना चाहिए ताकि वो भी जो है वो डिस्करेज ना हो, डिमोटिवेट ना हो, बल्कि उनको भी मोटिवेशन मिले और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें वो प्रॉफिट। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, जब हम मैकेनाइजेशन को जो है वो अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें नीड होगी अपने फार्मर्स को ट्रेन करने की, एजुकेट करने की अबाउट फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मर्स की एज अ ट्रेन फार्मर्स, तो हम क्यों इंपोर्ट करें अपने फार्म अदर कंट्रीज से फार्मर्स को, बल्कि हमें चाहिए हमारे पास जो फार्मर्स हैं उनको ही हम ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें ताकि वही हमारे कंट्री का एक एसेट बन सके। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेसीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात करूंगी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज में जो भी आपके जो प्राइजेस लग रही हैं, जो कॉस्ट आ रही है, आपको उसको जो है वो रिकंसाइल करना होता है, उसको उसके वेरिएंस को देखना होता है। उसके लिए जैसे मैंने रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च में बात की आपसे कि आप डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए जो है वो जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करो जो सबसे कम जो है आपको कॉस्ट बेयर कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है उससे हो रही है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो आप अगर टेक करोगे तो उससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा किसी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है ना। वी विल डिस्कस हेयर कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है बेटा, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज टू बाय कमोडिटीज सच एज सीड्स, fertilizers and services such as marketing for cooperation in certain areas। ठीक है। वो क्या करते हैं फार्मर्स यहाँ पर, क्योंकि वो कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम है तो यानी तमाम फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी तमाम रिसोर्सेज को एक जगह गैदर करके उससे क्या करते हैं, रिसोर्सेज से के कमोडिटीज खरीदते हैं फॉर फार्मिंग पर्पस और फॉर कल्टीवेशन पर्पस। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सीड्स आ गया, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आ गए। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज होती है, मार्केटिंग करना, उसकी वह मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है। डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, तो तमाम सर्विसेज जो हैं वो फार्मर्स जो पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को उसके थ्रू वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। Here are two types of farming, not types, actually it is a collective farming or collective farm. ठीक है। What is collective farm? In which a group of farmers pool their land, domestic animals and agricultural implements। ठीक है। इसमें क्या है, कलेक्टिव फार्म वो फार्म्स होते हैं जिसमें डिफरेंट फार्मर्स आकर अपनी तमाम लैंड को, अपने एनिमल्स को और भी जितने भी सीड्स वगैरह सबको, तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पूल करते हैं और वहां पर फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी फार्मिंग को। ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, द प्रॉफिट ऑफ द फार्म्स आर डिवाइडेड अमंग इट्स मेंबर। इन कोऑपरेटिव फार्मिंग फार्मर्स रिटेन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है। अब कलेक्टिव फार्मिंग में क्या बोल रहे हैं वो ये एक प्रोसेस है। कलेक्टिव फार्म तो आपको पता चल गया ना कि यानी डिफरेंट फार्मर्स आकर अपने लैंड को, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को जो है वो गैदर करते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस होता है कलेक्टिव फार्मिंग का कि उससे वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट चीज़ें और उसका जो प्रॉफिट होता है वो अमंग द फार्मर्स जो है, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड होता है। और इसमें जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो फार्मर्स की जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं उनकी ओनरशिप उनके पास ही रहती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मिक्स करके वो जो है उसका जो भी बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो अमंग द पार्टनर्स डिवाइड होता है। ठीक है ना। हियर इज द मिशन ऑफ फार्मर्स कोऑपरेटिव। ठीक है। यहाँ पर क्या मिशन है फार्मर्स का कोऑपरेटिव होने का, बीइंग अ कोऑपरेटिव फार्मर मिशन इज टू इम्प्रूव द economic well-being of the farmers and by providing quality supplies and services to its members at the lowest possible cost। अच्छा देखिए, इनका जो मिशन है वो ये है कि अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना। और किस तरह से बेटा, देखिए आपको पता है कि हर इंसान के पास हर चीज़ नहीं होती।
ठीक है। तो अगर अब मैं फार्मर्स की बात करूँ तो एक फार्मर के पास अगर लैंड बहुत अच्छी है और एक फार्मर्स के पास सीड्स या फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के पास अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उसको कोऑपरेटिवली जो है एक साथ गैदर करके अगर हम कुछ एक नई चीज़ बनाएँगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है हमें और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्टिविटी के साथ मिलेगी, है ना? जिससे क्या होगा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी वो और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी और कॉस्ट लेवल भी कम होता चले जाएगा, ठीक है? अब इसके मैं एग्जांपल इस तरह से भी ले सकती हूँ बेटा कि यहाँ पर जो है अगर एक पर्सन के पास जो है वो लैंड है, लेकिन उसके पास ना एनिमल्स हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र, सीड्स और अदर चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा उन चीज़ों को बाय करेगा, उसमें उसकी कॉस्ट लगेगी, है ना? और फिर वो उसको अबंडेंट क्वांटिटी में भी नहीं बाय कर सकता क्योंकि वो उसको उसको परचेज़ करना होगा। तो वो क्या करेगा एक लिमिटेड वे में करेगा और उसके बाद फिर वो उसको प्रोडक्शन की तरफ लेकर आएगा, तो इस तरह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। कंपैरेटिवली इसके क्या 3 लोग अगर मिल जाएँ उनके पास जो चीज़ें हैं वो उसको मिक्स करके कोई प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कॉस्ट भी कम लगेगी और उसमें आप प्रोडक्टिविटी भी क्वालिटी वाइज़ कर सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? नाउ मेन फील्ड ऑफ कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जो हमारे पास मेन फील्ड्स हैं ऑफ कॉर्पोरेशन, इसमें एग्रीकल्चरल सप्लाई कोऑपरेटिव्स है एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल सप्लाई कोऑपरेटिव में परचेज ऑफ सप्लाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आती है कोऑपरेटिव्स में, एग्रीकल्चरल सप्लाई कोऑपरेटिव्स के अंडर आ रही हैं परचेज करना किन चीज़ों को, सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को और अदर सर्विसेज को, ठीक है। जबकि अगर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो है कि जब आप प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो समथिंग अंडर द रूफ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो यू हैव नीड ऑफ these things which is seeds and fertilizers and other services like other laborers or farmers. और अगर आप जो हो जब आपने उसको कंप्लीट कर लिया, यू हैव प्रोड्यूस समथिंग एंड देन यू हैव नीड ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव इन विच देयर इज द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत मेन है फॉर द कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। Here is the agricultural marketing. What is agricultural marketing? Agricultural marketing refers to all those processes which relates to taking the agricultural product from the farmers to the consumer. ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से पहले मैं अगर बात करूँ मार्केटिंग की, तो यू हैव नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग, दैट व्हाट इज मार्केटिंग। बेटा मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग किसी चीज़ को जो है लोगों को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। और उसके लिए डिफरेंट मीन्स यूज़ करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और मीडिया के थ्रू और पम्फलेट के थ्रू और डिफरेंट साइन बोर्ड्स के थ्रू। डिफरेंट यहाँ पर जो है मार्केटिंग के जो है वो वेज हैं, आप उनके थ्रू जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग होती है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करूँ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो है फार्मर्स से लेकर कंज्यूमर जो कि उसको यूज़ करेंगे उन तक उसकी नॉलेज पहुँचाने को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। Agricultural marketing includes gathering the agricultural produce, their standardizations and grading, their storage, sending them to the market through various middlemen selling in the market and arranging the required finance. ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो चीज़ें इंक्लूड है वो क्या है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टैंडर्डाइजेशन देना, ग्रेडिंग देना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में राइस की, तो राइस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, ठीक है। उनको स्टैंडर्डाइज करना, उनको ग्रेडिंग देना, ठीक है। उनके प्राइजेस सेट करना कि भाई ये अच्छी क्वालिटी का है तो इसकी प्राइस ये होगी, इसका स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी जो है लो प्राइस क्वालिटी है, उसकी प्राइस भी थोड़ी लो होगी, उससे जो थोड़ी लो प्राइजेस होंगी जिनकी क्वालिटी और ज़्यादा कम होगी। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग होती है, वो करना। देन देयर स्टोरेज, उनको वेयर हाउस में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर हाउस पे रखकर उसके बाद जब उसमें मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ तक पहुँचाना थ्रू मिडल मैन, ठीक है। उसके बाद सेलिंग करना मार्केट में। ये डिफरेंट चीज़ें आपने देखा होगा, अगर आप एक वेजिटेबल मैन को देख लो, वेजिटेबल सप्लायर मैन को,
तो वो यही करता है ना, वो जो है मंडी जाता है, मंडी से चीज़ें उठाता है, फिर उसके बाद वो अपने वेयरहाउस टाइप कुछ होता है वहाँ रखता है, फिर वो अपने शॉप पे डिस्प्ले करता है, देन फिर उसको क्या करता है, वो सेल आउट करता है, ठीक है। और अरेंजिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंस, और उसके लिए उसको रिक्वायर्ड फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वो जब मंडी जाएगा सामान लेने तो वो फ्री में तो नहीं लेगा ना, उसके लिए भी उसको फाइनेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये अरेंजमेंट होती है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नाउ डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट। अच्छा, कि डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट क्या होती है बेटा? आपने एग्रीकल्चरल मार्केट देखी, सही है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो इश्यूज हों, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट। Even though Pakistan is an agricultural country, still its agricultural marketing has been defective. ठीक है, the Pakistani farmers are unable to get reasonable price for their product even after their hard work and are fully exploited by the middleman. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिडिल मैन होते हैं उनकी वजह से हमारे जो एक्चुअल फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्राइजेस नहीं मिल पाती जो उन्होंने एक्सपेक्ट की होती हैं। बीच में जो है मिडिल मैन जो है वो अपनी जो भी उनका कमीशन होता है वो इतना ज़्यादा रख लेते हैं कि फार्मर्स जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है और आफ्टर दैट हार्ड एफर्ट्स जो है उनको जो उनके रिवॉर्ड मिलता है वो इतना ज़्यादा कम होता है कि वो उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, मिडिल मैन का बहुत बड़ा रोल है उनको एक मार्केट को डिफेक्टिव एग्रीकल्चरल मार्केट बनाने का, क्योंकि वो उनको वो प्राइजेस नहीं दे पाते, वो रिवॉर्ड्स नहीं दे पाते जो कि वो खुद अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मैं जो हूँ अब आपके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में जो है वो स्टार्ट करूँगी, इसको और फर्दर कंटिन्यू करूँगी इस टॉपिक को। और अब क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो आई विल इंशाल्लाह डिस्कस द नेक्स्ट मोर स्लाइड्स इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक है।